वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 25 जून 2020 है, दिन है थर्सडे। दिन की शुरुआत करेंगे जेके रोवलिंग। जेके रोवलिंग हैरी पॉटर के राइटर हैं। तो वो कहते हैं एनीथिंग्स पॉसिबल इफ यू हैव गॉट इनफ नर्व। अगर आपके अंदर हिम्मत है, राइट, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिजाइन किया है। यह स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स को कवर करता है ये स्मार्ट कोर्स। और ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर टोटल 1 2 3 4 5 और 6 आर्टिकल्स हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। उसके बाद बैक टू वर्स, ये इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप के ऊपर है। दिस वन इज अबाउट GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो इसमें कुछ बदलाव किया है गवर्नमेंट ने, तो ये क्या है उसको देखेंगे। फिर US और द हेग की जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसके बीच में जो इश्यू चल रहा है उसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल है, फॉलो प्रोटोकॉल्स, ये पतंजलि के ऊपर है। और लास्ट में एक दवाई है जिसका नाम है फाविपिराविर, राइट। फाविपिराविर जो है उसको मैं कहूँगा फावी। तो फावी के बारे में बात करेंगे। इसके साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे प्रश्न और लास्ट में न्यूज़ आइटम्स को देखेंगे। ये डिप्रेशन के ऊपर जो आर्टिकल है वो हमारे HRD मिनिस्टर ने लिखा है, राइट। और काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और मेरा मानना है कि ये चीज़ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेंटल स्ट्रेंथ जो है, मेंटल स्ट्रेंथ के बिना आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलिट्री, फिर बैंकिंग एग्ज़ाम और अलग अलग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप में से बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी हैं जो रेगुलर बेसिस पर इसको सुनते हैं। आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, दैन एज वेल यू लाइक टू वॉच दिस वीडियो। आपको ये वीडियो जो है वो देखना पसंद है, तो आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, ये मेरे ऊपर भी इतना ही एप्लीकेबल है जितना आपके ऊपर है। मेंटल स्ट्रेंथ जो है उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, एनीथिंग्स पॉसिबल इफ़ यू हैव गॉट इनफ नर्व। ये जो ब्रिटिश इंग्लिश हैं वहाँ पर ऐसे नर्व शब्द जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर अगर वो जज्बा है, आपके अंदर वो करेज है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दुखद बात है कि एक बहुत ही फेमस चेहरा, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, सुशांत सिंह राजपूत, तो वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने आत्महत्या की। और भारत में बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं, सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो एक बहुत ही फेमस सितारे थे हमारे देश के और काफ़ी मल्टी टैलेंटेड थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग उन्होंने की है, नेशनल ओलंपियाड विनर रहे हैं फिज़िक्स में। कुछ महीनों पहले की ही बात है, मैं रैंडमली ऐसे वीडियोस देख रहा था तो मैंने उनका घर देखा, उनका फ्लैट देखा। और मुझे याद है कि उनके उनके एक जो विंडो है उसके पास उन्होंने एक टेलीस्कोप भी रखा है। तो एनीवे एक इतना मीन्स सारी चीज़ें उनके पास थी। लेकिन कुछ ऐसा वक्त आ जाता है जीवन में जब हम थोड़ा वीक फील करते हैं। और दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा जो जिसको हम कहते हैं कि ये बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं। ये स्ट्रॉन्ग व्यक्ति जो हैं वो भी ऐसे डिफ़िकल्टीज़ में से गुज़रते हैं। और लकीली उस टाइम पर कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे फ्रेंड्स, ब्रदर सिस्टर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक्सेट्रा जो भी हैं, तो कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमें उस मुसीबत के वक्त पर समझाता है और हमें उस जो चक्रव्यूह होता है उसमें से बाहर निकलता है, डिप्रेशन के। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की जो हमारी मॉडर्न लाइफ है उसमें डिप्रेशन को समझना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जो हैं ज़्यादातर, मैं देखता हूँ काफ़ी सारे यंगस्टर्स और मेरे भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, आई फील वेरी सैड कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो जो है वो मीन्स लॉकडाउन के टाइम पर लोगों ने, जो यंगस्टर्स के बारे में जो मैंने देखा है वो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो पबजी और इस प्रकार की वीडियो गेम खेलने में बिजी थे। ये 2.5 मंथ में आप एक बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते थे। बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं मेरे जिन्होंने एक लंबे टाइम से किताबें नहीं पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने 2-3 किताबें जो हैं वो फिनिश कर दी। तो
आई एम नॉट सेइंग कि गेम्स नहीं खेलनी चाहिए, लेकिन पूरा दिन स्क्रीन में लगे रहना जो है ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। लोगों के साथ जो हमारी स्किल होती है, जब आप लोगों को मिलते हैं, बैठते हैं उनके साथ, तो हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना सीखते हैं। फिर आज का ज़माना ये भी हो गया है कि मुझे सक्सेस चाहिए। लर्निंग प्रोसेस के बारे में मत बताइए, सक्सेस मिलेगा या नहीं, टिप्स चाहिए, शॉर्टकट्स, राइट, फास्टेस्ट वे टू लूज बेली फैट और फास्टेस्ट दिस थिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये सारे हर जगह पर इस प्रकार की चीज़ें आपको शॉर्टकट्स मिलती हैं। कोई आपको रियलिटी नहीं दिखाता या फिर सिखाता, या फिर रियलिटी जानने में लोगों का भी इंटरेस्ट अब चला गया है शायद, कि शॉर्टकट ही चाहिए, राइट। एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, राइट, रेगुलरली कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा, और गोल्स जो हैं वो अचीव हो ना हो, राइट, डोंट वरी अबाउट इट। मैं सीरियसली आपको बता दूं, डोंट वरी। अगर आप सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम 6 बार 10 बार ट्राई देते हैं, आप क्लियर नहीं हो पाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया में आपकी कोई जगह ही नहीं है। आपके पास 10 बार डिसक्वालीफाई होने का एक्सपीरियंस है। कितने लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस होगा? किसी के पास नहीं, या फिर बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 6 ट्रायल्स दी हैं और 6 की 6 ट्रायल्स में वो क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो क्यों क्लियर नहीं कर पाए? और कुछ तो ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे ही जिसमें आप एक्सेल, मीन्स आपकी एक बहुत अच्छी ग्रिप होगी। अगर आप मैथ्स की वजह से, रीजनिंग की वजह से आप क्रैक नहीं कर पाते, या फिर व्हाटएवर राइटिंग की वजह से नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिस्ट्री में इतने अच्छे नहीं हैं। कुछ तो ऐसा होगा ही, कोई तो ऐसा सब्जेक्ट होगा। वो सब्जेक्ट अगर आप पढ़ाएंगे भी तो भी आप एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी पाएंगे, फिर रिलेशनशिप के इश्यू, ये सारी चीज़ें जो आप सब जानते हैं, राइट। बहुत सारी मीन्स हमारी एस्पिरेशंस भी, हमें ये चाहिए वो चाहिए। और मार्केटिंग जो है वो इस प्रकार से होती है, क्योंकि मार्केटिंग मेरा एक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रहा है, मैं बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर पढ़ता आया हूँ। तो एडवर्टीजमेंट्स भी इस प्रकार से डिज़ाइन की जाती है कि आपके अंदर वो तमन्ना पैदा हो जाए कि आपको BMW, आई एम नॉट टेकिंग एनी, मीन्स सिर्फ BM की बात नहीं है, मीन्स लग्जरियस कार जो भी हैं, या फिर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनकी एडवर्टीजमेंट इसीलिए दिखाई जाती है। उनको पता है कि जितने लोग एडवर्टीजमेंट देखेंगे वो सारे के सारे लोग इसको नहीं खरीदेंगे, लेकिन आपके दिमाग के अंदर एक सीड वो छोड़ देते हैं, एक बीज छोड़ देते हैं कि जब भी आपके पास पैसा आएगा तब आप सोचेंगे कि ओके, जब भी पैसा होगा मेरे पास, आई विल गो एंड बाय दिस मर्सिडीज, BMW, Audi, Ferrari, एक्सेट्रा। और जब वो नहीं मिल पाता तब लोगों को बहुत दुख होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, टू बी ऑनेस्ट, जितना मुझे पता है, जितना मैंने देखा है, यू हैव टू गो थ्रू रफ पैचेस। फेलियर जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फेलियर से आप अपने आप को जानते हैं, अपने आसपास के जो लोग हैं उसके बारे में जानेंगे अच्छी तरीके से। और जिस प्रकार से हमारे भारत में भी एक बदलाव आया है, देखिए ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो बिखर रहा है। फिर अर्बन एरिया में लोग रहने लगे हैं। पेरेंट्स जो हैं, यंग बच्चे जब हो जाते हैं तो शादी हो जाती है, तो हस्बैंड वाइफ अगर काम कर रहे हैं तो फिर उनको सिटी एरिया में रहना पड़ता है। पेरेंट्स जो हैं वो गांव में या फिर टाउन में रहते हैं, तो वो फिर पेरेंट्स कभी साल में 2-3 बार अगर रहने के लिए भी जाते हैं अपने बच्चों के पास, या फिर डॉटर इन लॉ और बेटे के पास, तो फिर झगड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने भी सुने होगी। तो दिस इज़ नॉट गोइंग इन राइट डायरेक्शन, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। एनीवे, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है उनका नाम है विक्टर फ्रैंक। विक्टर फ्रैंक जो है वो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उनको डिटेन किया गया था और हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर हैं। उन्होंने लिखा है, उन्होंने इस चीज़ को फाइंड किया, मीन्स इन्होंने इस चीज़ को ढूंढा है कि डिप्रेशन जो है वो कब होता है, उसका सोर्स क्या है। उसका सोर्स ये है कि जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई मकसद ही नहीं है, लैक ऑफ मीनिंग इन लाइफ, के जीवन में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो मैं करूं तो किसी को खुशी होगी, मुझे खुशी होगी। जब ऐसी फीलिंग किसी को आने लगती है तब डिप्रेशन की शुरुआत होती है, और डिप्रेशन जैसे सीवियर हो जाता है तब वो सुसाइडल टेंडेंसी में भी बदल सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्कैन करते रहें। आपके भी नज़दीक में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उनसे बातें कीजिए, राइट। उनको जस्ट ऐसा ही इग्नोर मत कीजिए। कई बार फिर अफसोस होता है कि काश हमने उस पर्टिकुलर फ़ोन कॉल को उठा लिया होता, काश हमने उनको टाइम दिया होता और उनसे बात कर लेते। और जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करें तो किसी ना किसी को फ़ायदा होगा ही। तो इसीलिए नेचर के साथ रहना,
दोस्तों के साथ रहना, फैमिली मेम्बर्स के साथ रहना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सिर्फ आपकी स्टडीज़ के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्टडीज़ के बारे में तो हम रोज़ बात करते ही हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी यही देखा था कि सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि हमें इलनेस को ट्रीट करना है, इल व्यक्ति जो है उससे दुश्मनी नहीं करनी। अगर कोई डिप्रेशन में है तो ऐसा मत कहिए कि ये व्यक्ति तो मेंटली इतना फिट नहीं है, या फिर ये तो पहले से ही ऐसा था या ऐसी थी कि ये कोई स्ट्रेस नहीं संभा। हर व्यक्ति जो है वो अलग है, हम सब यूनिक हैं, इस दुनिया में हम सब यूनिक हैं। आपके जैसा एग्जैक्टली कोई भी व्यक्ति, दो ट्विंस ब्रदर भी हो, सिस्टर्स हो, ब्रदर सिस्टर हो, उनकी भी चॉइसेस, उनका भी जो रहने का तरीका है वो काफ़ी अलग होता है, राइट। तो आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कभी किसी के ऊपर मत थोपिए, और दूसरों के जो हैं वो कभी अपने आप पर मत थोपिए। आप खुद बुद्धिजीवी हैं, आप खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए, और देखिए कि क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत कीजिए, राइट, किसी को भी नहीं। कीप दिस थिंग इन माइंड। जब आप इंडिविजुअल, ये जो एक क्राउड में हम देखते हैं कि ये करना है वो करना है, नो, आप इंडिविजुअलिटी को, आपकी यूनिकनेस क्या है, आपके अंदर क्या है। और प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट को पता नहीं है, या फिर हमें पता नहीं होता है कि कैसे इस चीज़ को फाइंड करें। इसके लिए आपको बहुत ट्रायल एंड एरर, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, कई बार एकांत में भी बैठना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपको ठीक लग रहा है वो कीजिए, जिससे आपको पता चले कि आप क्या हैं, आपको क्या पसंद है। एंड वंस यू विल फाइंड दिस थिंग, ऑफ कोर्स कभी भी ऐसा आपको फील नहीं होगा कि आप जो भी कर रहे हैं वो किसी के काम नहीं आएगा, या फिर आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो सोचिएगा इसके बारे में, राइट, प्लीज़ प्लीज़, राइट। और एक और चीज़ इससे पहले भी मैंने बताई थी, लास्ट थिंग, ये हमारा जीवन है, राइट। जीवन बहुत बड़ा है, और आपकी एग्ज़ाम, आपके फाइनेंसेस, आपके लव लाइफ, वॉट एवर जो भी कोई चीज़ है, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे डॉट्स ही हैं जीवन के। तो अगर कोई ब्रेकअप हो गया या फिर एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज़ एंड ऑफ लाइफ। 5 साल के बाद आप इसी एग्जामिनेशन पर हंसेंगे, 5 साल के बाद आप इसी ब्रेकअप या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर हंसेंगे कि अच्छा देखिए उस टाइम पर मैं ऐसी सिचुएशन में से भी गुजरा हूँ, आप कह सकते हैं, बट एंडिंग योर लाइफ इज़ नॉट अ सॉल्यूशन एट ऑल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम डियर फ्रेंड्स, बैड टू वर्स, ये इंडिया और पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है। दोनों देशों ने अपने रिलेशनशिप जो हैं उसको एक और लेवल पर बिगाड़ दिए हैं, राइट। बेसिकली हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, एक और चीज़ बता दूं, आपको शायद पता होगी लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए, आपने कई बार सुना होगा एम्बेसी शब्द है, राइट, एम्बेसी और हाई कमीशन। तो एम्बेसी और हाई कमीशन में डिफरेंस ये है कि वे सारे देश जो कॉमनवेल्थ के पार्ट थे या फिर हैं, यानी कि जो ब्रिटिश राज के तहत थे, तो उन सारे देशों में जो भारत की एम्बेसीज हैं या फिर हमारे जो डिप्लोमेटिक हाउसेस हैं, तो उनको हम एम्बेसी नहीं कहते, उनको कहते हैं हाई कमीशन की ऑफिस। जैसे कि पाकिस्तान में हमारी एम्बेसी नहीं है, पाकिस्तान में हमारी हाई कमीशन की ऑफिस है, और वहाँ पर जो टॉप डिप्लोमेट है उनका नाम है, उनकी पोस्ट जो है वो है हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू पाकिस्तान। लेकिन अमेरिका में हमारी एम्बेसी नहीं, अमेरिका में हाई कमीशन की ऑफिस नहीं है, अमेरिका में है एम्बेसी, राइट। इसी प्रकार से दूसरे देशों में भी ऐसी सिचुएशन। तो दिस इज़ जस्ट वन स्मॉल फैक्ट, आपको शायद इसके बारे में पता होगा नहीं होगा, लेकिन दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो एम्बेसी और हाई कमीशन की ऑफिस जो है, दे आर जस्ट, दोनों इक्वल हैं, सेम हैं, जस्ट नाम अलग है। एम्बेसडर और हाई कमिश्नर, पावर्स और सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ नाम ही अलग है, दैट्स इट। तो पाकिस्तान जो है उन्होंने अपना जो डिप्लोमेटिक मिशन है, हाई कमीशन की जो उनकी ऑफिस है दिल्ली में, तो वहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ जो है वो 50% कर दी है। भारत ने भी ये किया है। अभी कुछ टाइम पहले की खबर आपको पता होगी कि भारत के हमारे 2 डिप्लोमेटिक जो लोग हैं, ऑफिशियल्स जो हैं, जो पाकिस्तान इस्लामाबाद की जो एम्बेसी में काम करते, एम्बेसी हाई कमिश्नर की ऑफिस में काम करते थे, तो उनको कोई कार एक्सीडेंट हुआ था, और फिर उनको वहाँ की एजेंसीज़ ने अरेस्ट कर लिया, फिर उनको टॉर्चर किया, उनके साथ मारपीट की, तो ये सारी चीज़ें की। और पाकिस्तान का कहना यह है कि इनके पास फेक करेंसी थी, ये सारी बातें गलत थी। फिर कुछ टाइम पहले की बात है, अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, राजस्थान में आई थिंक लास्ट वीक ही ये इंसिडेंट हुआ था कि राजस्थान में कोई ऐसे 2 व्यक्ति थे, एक ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ऐसा कुछ नाम था उसका, तो वो भी कंडक्ट किया। मेरे कलीग डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ ने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, शायद आपने देखा होगा, वो हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है।
तो एक ऑपरेशन किया गया और उसमें 2 ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, कॉन्फिडेंशियल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो है, खुफिया जासूस थे ये, और खुफिया चीज़ों को वहाँ पर प्रोवाइड करते थे। तो ऐसी चीज़ें जो है दोनों देशों में चलती रहती हैं। पाकिस्तान के हाई कमीशन का प्रॉब्लम यह है कि वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, उनका लिंकअप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी है। बार बार हम कहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजी है, वो हथियार की तरह यूज़ करते हैं इस आतंकवादी को। और 2001 की बात है, पार्लियामेंट पर जब अटैक हुआ उसके बाद दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो गए थे। एक ऑपरेशन पराक्रम भी किया गया कि हमारी जो बॉर्डर है उस पर बहुत सारे सैनिक और सारी चीज़ें जो हैं वो सेटअप की गई। ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा युद्ध होगा दोनों देशों के बीच में, लेकिन लकीली युद्ध नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव हो गया। 2004 में सार्क की समिट हुई और रिलेशनशिप इम्प्रूव हुए, और फिर बाद में फिर से 100 या फिर उससे भी ज़्यादा हाई कमीशन के स्टाफ जो है उनको रीडिप्लॉय किया गया। तो ये ऐसा वक्त था जब 50% जितनी पॉपुलेशन कर दी थी हाई कमीशन की बिल्डिंग्स की दोनों देशों ने। रिलेशनशिप की बात करें तो कंसिस्टेंटली भारत ने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, लेकिन बार बार जब भी हम रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तब वहाँ से कुछ अटैक होता है। 26/11 का जो टाइम था, तो उस टाइम पर फॉरेन मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के वो यहाँ पर आए हुए थे और बातचीत चल रही थी और पीछे से अटैक हुआ हमारे ऊपर। तो ऐसी चीज़ें भारत ने क्लियरली बताया, या तो आप बातें कीजिए टॉक या फिर टेररिज्म, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। हम आपके साथ बात भी करें, नेगोशिएट करें, और ऊपर से आप हमारे ऊपर अटैक करें, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपको इसको रोकना होगा। पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत ने की, आर्टिकल 370 रिमूव किया। तो ये सारी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान जो है वो काफ़ी गुस्सा हो गया है, राइट। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को अपनी वीकनेसेस का एहसास हुआ और भारत की स्ट्रेंथ के बारे में भी पता चला। आर्टिकल 370 को जब जम्मू कश्मीर में से हटाया गया, तो ये सारी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान का जो एक एजेंडा था तो वो टूटता नज़र आ रहा है। तो उन्होंने इस प्रकार से एग्रेसिव अटैक करने की कोशिश की है। करतारपुर कॉरिडोर एक ऐसा एक्सेप्शन है जब दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की, वरना कंसिस्टेंटली हमें एलओसी के ऊपर सीज़ फायर वायोलेशन देखने को मिलता है। दोनों तरफ सोल्जर्स और सिविलियंस की मृत्यु होती रहती है। सार्क ग्रुपिंग की बात करें तो पाकिस्तान की वजह से ही सार्क ग्रुप जो है वो एक फेलियर बन के रह चुका है। और एक और चीज़ बता दूं कि देखिए, अभी कुछ टाइम पहले की बात है जब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम पर भारत ने एक इनिशिएशन लिया। भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ऑनलाइन एक डिस्कशन की। तो उस ऑनलाइन डिस्कशन में इमरान खान अवेलेबल नहीं रहे। उन्होंने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया, एक मिनिस्टर को भेज दिया। तो उनको यहाँ पर रहना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान बार बार ऐसा बिहेवियर करता है। तो फिर भारत कितने टाइम पर मीन्स आगे चलकर हम कितने टाइम तक उनसे बात करने की कोशिश करें। तो अब भारत ने भी एक टफ स्टैंड लिया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, सिग्नलिंग इंटेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसीजन लिया है कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में आप जानते होंगे, ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। GEM जो है ये एक पुराना प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ आपको दे दूं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि गवर्नमेंट को अगर कोई चीज़ खरीदनी है, लेट्स से कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए आपको पानी की बोतल्स खरीदनी है या फिर ग्लास खरीदने हैं, राइट। तो ये ग्लास जो हैं वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में ढूंढे जाएंगे। तो इट्स लाइक एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जो भी ग्लास बेचने वाले लोग हैं, अलग अलग डिज़ाइन, सारी चीज़ें, प्राइस और ये सारी चीज़ें वो रख देते हैं इसके ऊपर, और गवर्नमेंट को जो भी चीज़ें खरीदनी है तो वहाँ से खरीद लेती है, ऑर्डर दिया जाता है और चीज़ें खरीदी जाती है। तो इसकी ये काफ़ी फेमस चीज़ है। अब गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि जो जेम है, GEM, तो जेम में अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आपको उसमें लिखना होगा कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, किस देश में वो चीज़ पैदा हुई थी। अगर भारत में पैदा हुई थी तो आपको कितना लोकल कंटेंट इसमें इस्तेमाल किया गया है, या फिर बाहर की ओरिजिन की आइटम है तो भी लोकल कंटेंट कितना है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। कोविड-19 के बाद आत्मनिर्भर होने की बात थी, और ऊपर से हुआ चाइना ने हमारे LAC में क्या किया ये हम सब जानते हैं। तो अब भारत ने तय कर लिया है कि अब हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे चाइना के ऊपर। जो हमारा एक डिपेंडेंस है उसको हम कम से कम करना चाहते हैं। मेक इन इंडिया के बारे में ये नहीं कह सकते कि मेक इन इंडिया जो है वो 100% सक्सेसफुल है, लेकिन ये फेलियर भी नहीं है। मेक इन इंडिया ने अपना एक परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन अभी ये परफेक्शन तक नहीं पहुंचा है और बहुत सारी चीज़ें इसमें इम्प्रूव करने की भी आवश्यकता है। तो भारत सरकार ने ट्रेड टाइज जो है उसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया चाइना को चुप करने में। आई थिंक ये इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि हमने क्लियरली बता दिया। और यहाँ पर तो एक बॉयकॉट चाइना का कैंपेन भी चल रहा था, और ये किसी गवर्नमेंट ने नहीं, लेकिन लोगों ने ही अपने आप चाइना के प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट करने का एक मन बना लिया है। तो एनीवे, ये अच्छी बात है कि हमारे प्रोडक्ट्स, और क्यों ना करें,
राइट। हमें ये आदत डालनी ही पड़ेगी कि जो चीज़ें हम यहाँ पर पैदा कर सकते हैं उसको हम यहाँ पर क्यों ना पैदा करें। और एक टाइम पर जब हमारे पास ये सारी टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी है, वो नहीं थी, तब हम दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते थे। तो आज हम क्यों नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। एफिशिएंसी हमें बढ़ानी होगी हमारी, उसके लिए एजुकेशन, स्किलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, सेल्फ रिलायंस कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने कल से चाइना के प्रोडक्ट्स मंगवाने बंद कर दिए और कल से आपने होम प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी। नहीं, एजुकेशन सिस्टम, स्किल बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ हमें आज से बदलाव करना होगा, तब जाकर हम सेल्फ रिलायंट होंगे। सिर्फ इमोशन से हम सेल्फ रिलायंट नहीं हो पाएंगे। इमोशन की ताकत है, लेकिन सिर्फ इमोशन इज़ नॉट इनफ, यू हैव टू प्लान एज वेल। कंसिस्टेंटली हमारे स्कूल से लेकर हमें ये एक इंडिपेंडेंट विचारधारा इनकलकेट करनी होगी कि डिफेंस हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, ये सारी चीज़ें हम पैदा कर सकते हैं। और सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, नई चीज़ें पैदा करनी है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स भारत पैदा कर सकता है। तो ये विश्वास से हमें आगे बढ़ना होगा। मूविंग ऑन, आपकी स्क्रीन के ऊपर मिस्टर ट्रंप की तस्वीर है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी जो हेग में है, बताइए हेग जो है वो किस देश का सिटी है? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो मार्च 2020 में हेग कोर्ट जो है उन्होंने एक डिसीजन लिया, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन को ऑथोराइजेशन दे दिया। सभी जितने भी चैम्बर के मेंबर्स हैं सभी ने यूनानिमसली यानी कि सभी ने मिलकर ये एक डिसीजन लिया कि जो अफ़गानिस्तान में 2003 से लेकर आज तक, और पोलैंड की बात करें तो पोलैंड, रोमानिया और लिथुआनिया, ये यूरोप के देश है। बताइए पोलैंड का कैपिटल कौन सा है, रोमानिया का और लिथुआनिया का? ये तीनों देशों के कैपिटल आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। तो 2002 और 2003 से लेकर ये अफ़गानिस्तान और ये बाकी के 3 देशों में जो क्राइम हुए हैं, राइट, ये जो एलिज्ड क्राइम है, और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो यूएसए की एजेंसीज ने ये क्राइम किए हैं, तो इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मिस्टर ट्रंप ने ये बता दिया है कि अब वो आईसीसी के ऊपर नए सैंक्शंस लगाएंगे। आईसीसी के जो ऑफिसर्स हैं, जिन लोगों ने ये डिसीजन लिया था, राइट, तो ये सारी चीज़ें अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के विरोध में हैं। इससे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। तो 11 जून को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया मिस्टर ट्रंप ने, और जो भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके परिवार और इन्वेस्टिगेटर्स और उनकी जो भी एसेट्स हैं तो उसको फ्रीज़ कर देना, उसको सीज़ कर लेना। उसको उनका अगर लेट्स से बैंक अकाउंट है, न्यूयॉर्क बैंक में उनका अकाउंट है, अगर उसमें $2 लाख हैं तो वो $2 लाख आप उठा नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार के सैंक्शंस जो हैं वो लगा दिए हैं यूएसए ने। अब 2019 प्री ट्रायल चेंबर डिसीजन, यहाँ पर देखिए, द कोर्ट ओवरटर्न्ड ए 2019 प्री ट्रायल चेंबर डिसीजन एंड एडमिटेड द 2016 प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स ऑफ द आईसीसी's चीफ प्रोसिक्यूटर। आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर हैं, एक महिला हैं, फताऊ बेंसौडा। तो फताऊ बेंसौडा जो हैं उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि सिस्टमेटिक तरीके से एट्रोसिटीज़ की गई हैं, लोगों को टॉर्चर किया गया है, उनसे फोर्सफुली समरीज ली गई हैं, फिर बहुत सारे लोग गायब हो गए हैं, रेप किया गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, वॉर क्राइम्स जिसको हम कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के क्राइम्स यहाँ पर किए गए हैं। तो इस रिपोर्ट से यूएसए काफ़ी नाराज़ हो गया है। कुछ टाइम पहले की बात है, वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यूएसए के, माइक पोम्पियो, उन्होंने ये बताया कि यूएसए जो है वो इज़राइल की भी रक्षा करेगा। इज़राइल ने जो ये गाज़ा स्ट्रिप है और वेस्ट बैंक का जो एरिया है पैलेस्टाइन का, तो वहाँ पर सेटलमेंट्स किए हैं, वहाँ पर अपने घर बनाए, ये सारी चीज़ें की है, उनकी ज़मीन जो है वो हड़प ली है। तो ये सारी चीज़ें और दूसरे जो क्राइम्स किए गए हैं, तो ये सारे क्राइम्स की में, या फिर आप कह सकते हैं कि इज़राइल ने जो भी किया है उसकी रक्षा करेगा यूएसए का ये भी कहना है कि ये 1998 का जो स्टैट्यूट है वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मिस्टर बुश, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उन्होंने ये बताया था कि ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये 1998 का जो रोम स्टैट्यूट है इसमें यह है कि 123 स्टेट पार्टीज़ हैं, किसी भी जगह पर, ये 123 स्टेट पार्टीज़ में किसी भी जगह पर अगर वो नॉन मेंबर नेशन है, तो अगर क्राइम होता है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो आईसीसी कर सकता है। और अफ़गानिस्तान और ये यूरोपियन देश जो हैं, 4 टोटल ये देश जो हमने मेंशन किए, ये चारों के चारों देश जो हैं ये 123 स्टेट पार्टीज़ हैं। तो यहाँ पर अगर क्राइम हुआ है, भले ही यूएसए की एजेंसीज ने किया हो, तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो एज़ पर रोम स्टैट्यूट 1998 ये की जा सकती है।
अब यूएसए इनको फाइनेंस और सैंक्शंस लगाएगा। और यूएसए में ये भी एक चीज़ है कि जो मिस्टर ट्रंप का मेन लक्ष्य अफगानिस्तान की पॉलिसी यही है कि जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकल जाना है, ताकि वो अपने जो इलेक्शन होने वाले हैं 3 नवंबर को, तो उस इलेक्शन में अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकें। अफगानिस्तान के लोगों का जो होना हो वो हो जाए, हमारे लोगों को मीन्स हमारा खर्च जो है वो बंद हो जाए और हमारे ट्रूप्स को हम वापस बुला लें। ये मेन फोकस है मिस्टर ट्रंप का। फॉलो प्रोटोकॉल्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। कुछ दो दिन पहले की बात है जब बाबा रामदेव ने ये बताया, जो पतंजलि के हैं, पतंजलि कंपनी को के मीन्स इट वेरी वेल राइट, बाबा रामदेव। तो उन्होंने कोरोनिल और स्वासरी नाम की 2 मेडिसिन बताई कि ये 2 आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं और दुनिया की पहली कोविड-19 की क्योर हैं। उन्होंने बताया कि 69% 1-2 दिन में ठीक हो गए और बाकी के जो लोग हैं वो 1 हफ्ते में ठीक हो गए। अब आयुष मिनिस्ट्री ने एक बहुत ही अच्छा स्टैंड लिया है। आयुष मिनिस्ट्री ने, आयुष मंत्रालय ने ये बताया है कि पहले तो आप ये बताया कि इसकी टेस्टिंग कहाँ पर हुई थी, राइट, उसके रिपोर्ट्स हमें दीजिए, थरो जो स्टडी आपने की है वो हमें बताइए। जितनी भी मेडिसिन होती हैं, कोई भी वैक्सीन होती हैं, उनको एक रिगरस ट्रायल से गुजरना पड़ता है, साइंटिफिक वैलिडेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही आप 1-2 व्यक्ति के ऊपर अगर वो ठीक हो गए तो फिर आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये मेडिसिन जो है वो 100% क्योर है या फिर वैक्सीन है या फिर एक दवाई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। थरो ट्रायल होनी चाहिए, उसके बाद ही उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर क्लियरली आयुष मंत्रालय ने बताया है कि जब तक ये चीज़ प्रूव ना हो तब तक आप किसी भी प्रकार की एडवर्टीजमेंट और इस प्रकार के क्लेम नहीं करेंगे। 2 जून को आयुष मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी बताया था, सभी स्टेट्स को ये बताया था कि नेसेसरी स्टेप्स में सिर्फ कोविड-19 को रोकना नहीं है, लेकिन जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है उससे भी बचना है, फेक क्लेम से बचना है। बहुत सारी दवाई की कंपनी जो है वो चाहेगी कि फेक क्लेम के माध्यम से एडवर्टीजमेंट करने का बहुत ही अच्छा मौका है। अभी आप बता देंगे कि मेरे पास कोविड-19 का क्योर है, तो पूरा जो मीडिया है, पूरा देश, पूरी दुनिया आपके ऊपर लेंस जो है कैमरा के वो आपकी तरफ आ जाएंगे, तो आपको एक पब्लिसिटी मिल जाएगी। लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि बाबा रामदेव ने ये किया। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ऐसी कोशिश बहुत हुई है, राइट, लेकिन विदाउट थरो टेस्टिंग इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। थरो टेस्टिंग की बात करें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नाम है, इस दवाई का नाम है फेवी पिरावीर। मैं इसको यहाँ पर फेवी कहूँगा आज, राइट। तो ये जो फेवी है, अब फेवी को दिया है ग्रीन सिग्नल। फेवी को ग्रीन सिग्नल दिया है गवर्नमेंट की ही एक बॉडी ने जिसका नाम है DCGI, यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए ये जो फेवी है, ये दवाई जो है उसको अगर आपने ग्रीन सिग्नल दिया है तो कैसे दिया, राइट, इसकी टेस्टिंग कहाँ पर हुई थी। ऐसी कोई ये पहली कंट्रोवर्सी नहीं है। HCQ के बारे में भी ये हुआ था, फिर एक डायग्नोस्टिक किट को लेकर भी ऐसा इश्यू हुए थे, फिर सीरोलॉजिकल टेस्ट के साथ जुड़े हुए। तो इस प्रकार की कंट्रोवर्सीज जो हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये फेवी जो है बेसिकली एक जापानीज़ कंपनी ने इसको बनाया है, ओरिजिनली इन्वेंट किया था। और जो फ्लू होता है, जो हमें जो नॉर्मल जो बुखार होता है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रशिया और चाइना ने इसका इस्तेमाल किया और वहाँ पर उनको कुछ सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन कोई ऐसा साइंटिफिक थरो प्रोसेस उन्होंने भी नहीं किया। बस उन्होंने किया तो हमने यहाँ पर मान लिया कि ये जो दवाई है ये बेटर है, और फिर DCGI ने इसको एक अप्रूवल दे दिया। अब जैसे मैं वो पहला जो आर्टिकल था बाबा रामदेव वाला, तो उसमें बता रहा था कि दवाई जो है उसकी एक प्रॉपर साइंटिफिक टेस्टिंग होती है, उसको कहते हैं रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स, RCT। RCT में क्या होता है कि एक जो आपकी दवाई है वो दवाई एक लेट्स से कि 100 लोग हैं तो 50 लोगों को प्लेसिबो ऐसी कोई अल्टरनेट थेरेपी दी जाएगी और 50 लोगों को दवाई दी जाएगी। डॉक्टर्स को नहीं पता होता है, पेशेंट्स को नहीं पता होता है, राइट। कुछ लोगों को ऑफकोर्स पता होता है, लेकिन वो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं रहते या फिर वहाँ पर इंटरफियर नहीं करते। तो डॉक्टर्स जो हैं वो दवाई दे देते हैं पेशेंट्स को, और 50 लोगों को आपने नॉर्मल दवाई दी है, कोई दूसरी दवाई दी है, और 50 लोगों को ये जो लेट्स से फेवी दी, आपने फेवी पिरावीर दी। फिर देखा जाता है कि जो 50 लोग हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुई इसकी, कितने जल्दी वो रिकवर हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी ट्रायल्स की जाती हैं। तो ये जो एक RCT है ये गोल्डन स्टैंडर्ड है। इस प्रकार से दवाई को रिगरसली देखा जाता है, और जो भी आपकी फाइंडिंग है वो पीयर रिव्यू जर्नल में भी लिखा जाता है। जो पीयर रिव्यू जर्नल है तो ऐसी ही फील्ड में काम करने वाले लोग जो हैं वो उस आर्टिकल को पढ़ेंगे, वो रिस्पॉन्ड करेंगे, वो प्रश्न पूछेंगे, और ये सारे प्रश्न से ही साइंस जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लोग जो हैं वो अपना मीन्स ऐसे ही हवा में बात नहीं होगी वहाँ पर,
वो बहुत ही लॉजिकल, मीन्स बहुत सारे ऐसे पीयर रिव्यू जर्नल्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मीन्स यू डोंट हैव टू रीड इट, लेकिन उस फील्ड में अगर आप हैं तो आपको पता होगा। तो ऐसे टेस्टिंग होती है। क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है उसने, ये ग्लेनमार्क नाम की कंपनी है जो इस फेवी को बनाएगी हमारे देश में। तो 150 पेशेंट्स जो 12 अलग अलग हॉस्पिटल्स जो छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली में हैं, तो वहाँ पर इनको टेस्ट करना था। लेकिन किसके ऊपर टेस्ट किया गया? माइल्ड कोविड-19 के पेशेंट्स के ऊपर। अब माइल्ड पेशेंट्स, किसी को माइल्ड ऐसे सिम्टम्स हैं तो विदाउट एनी केयर भी, स्टैंडर्ड जो भी केयर है उससे भी वो ठीक हो सकते हैं, राइट। बहुत सारे लोग हो रहे हैं। तो इसमें फेविपिराविर या फिर ये फेवी का क्या ऐसा कोई रोल है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी चीज़, जापानीज रेगुलेटर ने ये भी बताया है कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए आपको सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए, उनके ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती हैं। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा जो एक कमिटी आपको बिठानी थी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी में एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए थे। जो ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी डिसीजन लेती है, अप्रूवल दे देती है, उसके बाद डीसीजीआई का फाइनल डिसीजन होता है। लेकिन यहाँ पर ये लग रहा है कि डीसीजीआई की वेबसाइट में ना तो एससीसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। एससीसी में माइन्यूट जो मीटिंग हुई थी तो उसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस हुए, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये सारी चीज़ें आती है, लेकिन फिर भी आपकी वेबसाइट के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये दवाई जो है उसकी कीमत है, 1 टेबलेट की कीमत है 103 रुपीज़। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर दवाई कंपनी को फ़ायदा करवाने के लिए ऐसा डिसीजन लिया गया हो? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मूविंग ऑन टू न्यूज़ आइटम्स, कैबिनेट ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं, स्पेस के साथ जुड़े हुए, बैंकिंग के साथ जुड़े हुए, एनिमल हस्बेंड्री के साथ जुड़े हुए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको चेयर किया था, इस कैबिनेट मीटिंग को। और स्पेस की बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, देश को इन्फॉर्म किया कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रोग्राम एंड ऑथराइजेशन सेंटर IN स्पेस को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा ताकि सोशियो इकोनॉमिक यूसेज किया जा सके स्पेस टेक्नोलॉजी का। डॉक्टर सिंह एडेड दैट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL जो है, इसका एंडेवर है टू रीओरिएंट स्पेस एक्टिविटी, और स्पेस एक्टिविटी जो है ये डिमांड ड्रिवन हो जाए, इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए, स्पेस एसेट का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। फिर प्रकाश जावड़ेकर साहब ने ये ब्रीफिंग दी है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो अब RBI के तहत काम करेगी, RBI के सुपरविजन में आ जाएगी। फिर कुशीनगर में एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको डेवलप करने का डिसीजन है, तो बुद्धा सर्किट को बढ़ावा मिलेगा, टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। और जो मुद्रा में शिशु लोन है, शिशु कैटेगरी है, तो उसमें उसके लिए 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, तो कुछ 9 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ रुपीस का एक एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड तैयार किया है, और इससे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इससे कुछ 35 लाख जॉब्स क्रिएट होगी। 90% जितनी जो लोन है वो बैंक्स देगी ऐसे एंटरप्राइजेस को एनिमल हस्बेंड्री के साथ जुड़े हुए। और OBC कमीशन की बात करें तो इसका टेन्योर इंक्रीज़ किया गया है, और लास्ट में इंडियाज़ लुक ईस्ट पॉलिसी ONGC विल इन्वेस्ट 900 करोड़ रुपीज़ म्यांमार में जो 2 गैस ब्लॉक्स है, तो वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने 75th एनिवर्सरी में जो परेड है, विक्ट्री डे परेड, तो रेड स्क्वायर मॉस्को में उन्होंने पार्ट लिया। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने इनॉग्यूरेशन किया देविका ब्रिज का, जो उधमपुर में है, ऑन रिवर देविका। और एक पुनेजा ब्रिज है जो एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट ब्रिज है जो भादेरवा, बसोली और पठानकोट नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है। और उन्होंने ये भी एक इन्फॉर्मेशन दी कि डोडा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हमारे देश में जहाँ पर एक नहीं लेकिन 3 टनल्स बनाई जा रही हैं। पासपोर्ट सेवा दिवस हर साल 24 जून को मनाया जाता है। इट वाज ऑन 24 जून 1967 जब इस एक्ट को कॉमेमोरेट किया गया था, मीन्स इसको याद करने के लिए, और इस एक्ट का जन्म हुआ था 1967 में। तो पासपोर्ट सेवा जो है वो काफ़ी इजी बनाई गई है, दैट्स राइट। पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता थी, लेकिन अब प्रोसेस जो है वो काफ़ी इजी हो चुकी है। TB रिपोर्ट 2020 रिलीज़ किया है डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने। TB जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इश्यू है, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी है। हर रोज़ कुछ 800 जितने लोग जो हैं उनकी मृत्यु होती है बिकॉज ऑफ TB। तो
दिस इज़ ए वेरी सैड थिंग अबाउट टीबी, और टीबी का जो एक इलाज है वो पॉसिबल है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि लोग जो हैं वो ठीक जब हो जाते हैं, थोड़ा बहुत बेटर फील करते हैं, तब वो दवाई को छोड़ देते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत इश्यू है, और उसके बाद ये एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में ये कन्वर्ट हो जाता है। बट एनीवे दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।